इनकी पीछे वीडियो भेज उस ग्रुप में पागल F2 ग्रुप में। तो क्या हुआ? कौन लीव कर दिया तेरी? अलग लीव करना चाहिए था। अब क्यों किया उसने? अलग कर दी। लेकिन तुम्हें गैरत नहीं आई। मुझे तो आई, अब उसे नहीं आई कि वो लड़कों के बीच गैर मोहरम गैर मोहरम एक साल के ना होते हुए उसमें ग्रुप में रह रही है। उसको नहीं कई कई लोगों को पता लगता। नहीं लगता। तो हाँ। लग गया ना पता। शर्म होनी चाहिए तुममें से। मुझे नहीं था पता कि वो कितनी ज्यादा तुझे शर्म नहीं की था बात है। पता, और शर्म की बात क्या हुई है? नए बैच में भी वो कभी तुम लोगों के सामने आएगी तो क्या नाम लेते होते हैं। कैसी एम्बैरेसमेंट उसको कौन सा नहीं लगी हुई तो उससे भी पूछना देना, वो भी यही कहेगी सर एलिगेशन की बात की बात है। सर जी आपकी ही आवाज है। बेटा सिर्फ आवाज मेरी थी, ठीक हो गया। जिसपे बजना था वो तुम्हारी थी। ये सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चों, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू किया था और मैंने आप लोगों को की जो है ना वो तकरीबन सारे का सारा ही वाइंड अप कर दिया है थ्रू डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी एंड थ्रू कैपम भी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी। बच्चों ये तो देखो, मैंने अभी तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बताया कि जो रोट लर्निंग करना है आपने क्या करना है। क्योंकि जो पहले आपकी क्लास में चैप्टर पढ़ा है वो फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर से सीआर आना ही नहीं है। बट जो दूसरी क्लास है उन्होंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है, तो उन्होंने तो 6-7 सवाल तैयार किए हैं किसके, रोट लर्निंग के। क्लियर है बच्चों? आप लोगों का भी जो एक सवाल है ना वो रेडी हो गया है रोट लर्न करने वाला। तो कल से आप लोगों ने मुझे, हर बच्चे ने एक्सेल पे लिख के उसकी फाइल जो है ना मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करनी है। वर्ड पे लिखना है। किस पे लिखना है? लिखना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लग जाए। आपकी क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। बताएं तो सही। किसकी? कल लेटर लगाना है तो लिखना क्या भाई? मैं क्यों प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें? तुम्हें पता ही नहीं कैसे लिखना है, बस कैसे मैं तो बता दूंगा कैसे लिख। मतलब क्यों आया है यहाँ सॉल्व करना है। बस ये लोग बता देना कैसे करें। चुप कर वगैरह। सर जी पता नहीं क्या वर्डिंग रमजान में, चुप कर, चुप पे वगैरह से ये वो पता नहीं क्या। सारे किस्तियों के ईमान है। सर जी संगत का असर है। नहीं हो रही। बच्चों दिस इज द फर्स्ट रोट लर्निंग वाला टॉपिक जो कि आप लोगों ने करना है। रट्टा सिर्फ वही मारेंगे जिनको तैयार नहीं हो रहा, बाकी सब बच्चे इनको समझेंगे क्योंकि मैंने कल आपको सिखा दिया था बट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर है? कोई बच्चा अपनी जो माइक्रोफोन है ऑफ करे और इसको एक दफा रीड कर दे ताकि फिर हम लोग आगे चलें। करो कोई बच्चा। Capital Asset Pricing Model, CAPM, unsystematic risk, specific to company, individual industries. A method for reducing this risk is through diversification. तो जो रिस्क इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से आता है, स्पेसिफिक होता है किसी एक कंपनी के साथ, उसको बोलते हैं सिस्टम अनसिस्टमैटिक रिस्क। पूरा सिस्टम खराब नहीं है, एक कंपनी के इंटरनल इश्यूज हैं। तो दिस रिस्क इज नोन एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर है? और इसको खत्म किया जा सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, थ्रू Diversification. ओके। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक मेथड है कि अगर आप मोर देन 25-30 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने अपने जो शेयर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को आपने स्प्लिट किया हुआ है, तो बच्चों आप लोगों को अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं होगा। तो कैपम में अज्यूम करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क है बट अनसिस्टमैटिक रिस्क इज 0। नेक्स्ट। Diversification is a process where we spread our investment by holding up a portfolio of unrelated stocks, which results in reduction of अनरिलेटेड unsystematic risk. स्टॉक जैसा कि जियो न्यूज, टेक्सटाइल, सीमेंट इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील मिल्स वगैरह, केमिकल इंडस्ट्री जैसे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके शेयर्स, ये सब अनरिलेटेड स्टॉक्स हैं। ये कौन है? अनरिलेटेड स्टॉक्स हैं। डाइवो अनरिलेटेड स्टॉक्स हैं। क्लियर है बच्चों? CAPM assumes that डाइवो का all क्या investors
CAPM assumes that all investors are rational and will hold diversified ये portfolios. जी बच्चों, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि कैपम Yep. अज्यूम करता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल है, समझ बूझ रखते हैं और उन्होंने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप लोग मुझे बताओ, क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इन्वेस्टर्स रैशनल होते हैं या नहीं होते एक्चुअल में? कहाँ पढ़ाया है? नहीं, सारे लोग रैशनल नहीं होते। अगर सारे लोग रैशनल होते तो मुझे आपको बिहेवियरल फाइनेंस ना पढ़ाना पड़ता। बिहेवियरल फाइनेंस इसी बात का जवाब है कि मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक जो है वो रैशनल नहीं होती। समझ लग गई? तो ये इसकी अजम्पशन है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। ये अज्यूम करता है कि सब इन्वेस्टर्स क्या है, रैशनल। हालांकि बच्चों, कौन है ऐसा बंदा जिसने बिल्कुल 25-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो? ज्यादा से ज्यादा 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। समझ लगे? तो दिस इज नेक्स्ट, सिस्टमैटिक रिस्क पढ़ो। Related to general economy includes macroeconomic factors and effects to the whole इन economy. फैक्टर्स की वजह से जो पूरी इकोनॉमी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, Cannot be reduced through diversification. हाँ, For example, political risk, interest rate, inflation rate. हम्म, Includes macroeconomic factors and affects the whole economy. हम्म, Beta. It is a relative systematic बीटा risk नहीं, of बीटा है। beta. It is a relative systematic risk of companies' earnings with the market systematic risk. जी बच्चों, ये रिलेटिव सिस्टमैटिक रिस्क है। रिलेटिव सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है आप अपने बीटा को मार्केट की बीटा के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट का बीटा क्या होता है, 1। अगर आपका बीटा 1 से ज्यादा है, योर कंपनी इज मोर रिस्की देन मार्केट। कम है तो योर कंपनी इज लेस रिस्की देन मार्केट। ओके, नेक्स्ट, ये कैपम का फॉर्मूला है, मैंने आपको पढ़ाया था। आरएफ प्लस बीटा। बीटा होता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम और उसका फॉर्मूला होता है आरएम माइनस आरएफ। अगर इक्विटी रिस्क प्रीमियम दिया हो तो उसको बीटा से मल्टीप्लाई करवाओ, प्लस आरएफ करो तो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दिया तो आपको रिस्क प्रीमियम खुद ही निकालना पड़ेगा। रिस्क प्रीमियम मैंने आपको बताया क्या होता है, समझ लग गई? आरएम माइनस आरएफ। और इसका लॉजिक क्या है जरा? आरएम का मतलब क्या होता है, मार्केट का रिटर्न, और आरएफ क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न। तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो प्रीमियम है, जो आप रिस्क को फेस करने की वजह से हासिल करते हैं। इफ आई एम नॉट फेसिंग द रिस्क, मुझे कोई भी वो नहीं है क्या। तो बच्चों बस ये तैयार करना है, ये पीछे भी लिखा हुआ है, यही सारा कुछ, तो इसको काट दो, बस वो वाला टेबल तैयार करना है। ये पूरा जी, ये एक्सेल पे लिखना था। जी, एक्सेल पे नहीं, वर्ड पे। इसको इस क्वेश्चन को लिख के आना है। जी, इस क्वेश्चन को कल वर्ड पे लिख के लेके आना है। अनसिस्टमेटिक रिस्क और छापा ही सिस्टमेटिक लगाना है। रिस्क को छापा नहीं लगाना, याद करके लिखना है। इस पूरी बुक के अंदर 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको फुली तैयार करना है। रट्टा लगाना है। जी, रट्टा नहीं हो सकता ना, मैंने आपको बता दिया, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट बताना है। क्या? पेपर में क्वेश्चन ऐसे कैसे वो डिफरेंट? नहीं जी, वो कहेगा एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ तो 2 ऐसे टेबल बनाओ, उसके अंदर एक्सप्लेन कर दो। टेबल नहीं बनाना तो ऊपर पहले अनसिस्टमेटिक रिस्क, फिर नीचे सिस्टमेटिक रिस्क एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है? किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और मुझे पेपर में ये सवाल आया था। हाँ, 6 नंबर का। टेबल कैसे बनाते हैं? बना लेते हैं बस। मैं आपको सिखाऊंगा टेबल बनाना, ठीक है? तो आप लोगों ने करके आना है ये क्वेश्चन। बच्चों, now we have moved towards the next topic, which name is KD, cost of debt. अनसिस्टमैटिक रिस्क में इसमें एग्जांपल दी हुई है एम्प्लॉयज ऑन स्ट्राइक और पी एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉयज ऑन स्ट्राइक जो हड़ताल पे थे, तो ये इंडिविजुअल है।
अब एक कंपनी के वर्कर्स अगर हड़ताल पे है तो दूसरी कंपनीज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कॉस्ट ऑफ डेट, मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, कैश फ्लो, ऊंची आवाज में, Present value of future ऊंची cash आवाज में, present value of future ऊंची आवाज में, present value of future ऊंची cash आवाज में, present value of future cash flow ऊंची आवाज में, present value of प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जितना फ्यूचर में उस बॉन्ड ने, उस शेयर ने, उस बिजनेस ने आपको देना है, उसको आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो तो वो उस बिजनेस की क्या है? मार्केट वैल्यू है। जैसे हमने उस दिन स्कैन्स का किया था, इतने करोड़ देना था, उसको आज के 14% रेट के ऊपर क्या किया? right डिस्काउंट किया। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू ऐसे निकलती है। बच्चों ये शुरू करवाने से पहले दो टॉपिक्स हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है, एन्युटी और परपेचुटी। अब मैं आप लोगों को एन्युटी और परपेचुटी पढ़ाऊंगा पहले, फिर हम लोग केडी पे आएंगे। क्लियर है? वरना केडी इस तरीके से आप लोगों को तैयार नहीं होगा। ये तो देखो, आप लोग जो तो बच्चे एफएम में पढ़ के आए हैं उनको एन्युटी परपेचुटी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एन्युटी सर व्हाट इज एन्युटी? बच्चों एन्युटी वहां यूज होती है जहां टाइम पीरियड नाउन हो और जहां कांस्टेंट कैश फ्लोज हो। परपेचुटी, परपेचुटी क्या होती है? ये भी वहां यूज होती है जहां कांस्टेंट कैश फ्लोज हो। तो सर अगर ये भी वहां यूज होती है जहां कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं और एन्युटी भी वहां यूज होती है, तो फर्क क्या है? एन्युटी वहां यूज होती है जहां आपको पीरियड का पता हो, टाइम पीरियड का। परपेचुटी वहां यूज होती है जहां नो सर्टेन टाइम पीरियड का पता ना हो। So how you can say that? अगर एक बिजनेस है वो फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फॉर द फोरसीएबल लाइफ चल रहा है, हमेशा उसने चलना है, तो जो कांस्टेंट कैश फ्लो आना है वो फॉर द लाइफ आना है, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर आना है ना? तो यहाँ पे एन्युटी यूज होगी या परपेचुटी? परपेचुटी। बट एक शेयर है, एक बॉन्ड है, उसने आपको रिटर्न देना है 4 साल तक, 5 साल तक, क्योंकि इक्विटी में तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलती, वो तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फॉर द फोरसीएबल लाइफ है। बट बॉन्ड्स में तो ऐसा नहीं होता। अब मैंने आपको डेट की टाइप्स जो पढ़ानी है तो बहुत सारे डेट्स ऐसे होंगे, कैसे 5 साल का डेट, 6 साल का डेट, 7 साल का डेट, तो यहाँ एन्युटी लगेगी। यस सर, तो किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए हमें एन्युटी और परपेचुटी सीखना पड़ेगा। For to take the present value, we have to consider the annuity and perpetuity. Clear है? 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 इसी चैप्टर में इस्तेमाल होंगी, एक जो है वो अगले चैप्टर में इस्तेमाल होगी, बिजनेस वैल्यूएशन। मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा। तो देखो इनकी 3 टाइप्स हैं। पहली सिंपल एन्युटी। क्या? सिंपल परपेचुटी। पर जो सिंपल एन्युटी का और सिंपल परपेचुटी का मतलब है जब पहला कैश फ्लो ईयर 1 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? कहां से शुरू हो? ईयर 1 से। ईयर 1 से। मतलब बच्चों अक्सर ऐसा ही होता है। लेट्स सपोज मैंने मिजान बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, वहां से मुझे फिक्स अमाउंट आती है। वैसे मुझे फिक्स नहीं आती, मुझे फ्लोटिंग रेट आता है। मेरा 13 लाख रुपए है मिजान बैंक में। मुझे अगर फिक्स आती हो 10,000 रुपया, कितना आज इन्वेस्ट किया है, तो आज तो पैसे नहीं आएंगे ना, कब आएंगे? 1 साल बाद, है ना? और हमेशा आते रहेंगे। कितना? 10 10 10 10 10। क्लियर है बच्चों? हमेशा आते रहेंगे तो दिस इज द परपेचुटी। वहां क्या लगेगी? क्यों? ईयर 1 से पहला कैश फ्लो आ रहा है। कब पहला कैश फ्लो आ रहा है? ईयर 1 से।
तो उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो वहां सिंपल एन्युटी या सिंपल परपेचुटी लगेगी। एन्युटी तब जब 5 साल के लिए मैंने जमा करवाया है, तो 5 साल मुझे आना है। परपेचुटी तब जब मैंने जमा करवा दिया फॉर द फोर्सिएबल लाइफ, हमेशा के लिए मुझे आना है। जैसा कि इररिडीमेबल लोन नोट्स आप लोगों को पढ़ाए होंगे एफएफए में। इररिडीमेबल लोन नोट्स में क्या होता है? इररिडीमेबल लोन नोट्स में क्या होता है? नहीं जी, इररिडीमेबल का मतलब है जिससे कभी रिडीम नहीं होना, उस पे ऊपर हमेशा फॉर द फोर्सिएबल लाइफ आपको क्या मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है। पर जो रिडीमेबल होते हैं 4 साल 5 साल उनकी लाइफ होती है, और 5वें साल आपने बॉन्ड जाके उनको वापस कर देना है और आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी। वहां पर क्या लगेगी? एन्युटी लगेगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है? सर्टेन है, नाउन। रिडीमेबल एन्युटी होगी। जी क्लियर है बच्चों? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी बच्चों, एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आर। परपेचुटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 ओवर आर। क्या होता है? 1 ओवर आर। इसीलिए जब मैंने के ही पढ़ाया आपको, मार्केट वैल्यू पढ़ाई, तो मैंने कहा डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब ये नहीं कि आर फॉर्मूले का था, मुझे उसको ये परपेचुटी ही मैं यूज कर रहा था। कैसे? इसका मतलब है डिविडेंड इनटू 1 ओवर आर, क्योंकि केई में कांस्टेंट डिविडेंड आ रहा था फॉर द फोर्सिएबल लाइफ। डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ में भी मार्केट वैल्यू कैसे निकली? डी नॉट 1 प्लस जी, ये हमेशा आना ही आना है, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। के 1 ओवर आर ही है, जैसा के 1 ओवर आर ही है, फिर उसमें से ग्रोथ माइनस की है। समझ लग गई? तो मतलब इसका भी क्या है? सेम है। कर लोगे आप लोग? दिस इज द मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या निकाली थी? परपेचुटी ही निकाल ली थी। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको एक क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। ये देखो जरा, ठीक, कंपनी विल रिसीव, लिखो सारे बच्चे अपने रजिस्टर्स निकाल लो, रजिस्टर्स निकाल लो। कंपनी विल रिसीव $200 will receive $200 for 5 years starting At end of the year at 10%। बच्चों वो कह रहे हैं 200 मिलना है फॉर द 5 years, तो मुझे पता लग गया कि यहाँ एन्युटी नहीं लगेगी, यहाँ सॉरी यहाँ परपेचुटी नहीं लगेगी, क्योंकि फॉर द 5 years है, तो यहाँ एन्युटी लगेगी। क्या लगेगी? एन्युटी। और कितने परसेंट पे? 10% पे। कितने परसेंट पे? 10% में मिल रहा है। तो बच्चों इधर देखो जरा, पहले मैं आप लोगों को ये सॉल्व करना सिखाता हूँ। मैंने निकाला एन्युटी फैक्टर। क्या निकाला? 1 माइनस 1 प्लस आर 0.1 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1। एन्युटी फैक्टर बताओ जरा कितना आता है? थोड़ा सब कुछ ही खराब है। तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है? खड़े हो जाओ। 3.8 3.8 नहीं, 3 डिजिट्स तक बताना होता है। 3.791, इसको हमेशा 3 डिजिट तक बताना है। 3.791 ये आ गया एन्युटी फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई कर दो
200 से, तो ये बच्चों प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 758. तो ये आ गया 758.2। डिवाइडेड बाय 0.1 3.7 एक ऐसा बॉन्ड जिसे 5 साल तक मुझे 200 कमा के देना है, अगर आप वो खरीदना चाहते हो ना, अगर आप वो खरीदना चाहते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 758.2। दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द, और प्रेजेंट वैल्यू ही क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। किसी बच्चे को एनवीटी में कोई मसला तो मुझे बता दो। उससे क्या स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर पकड़ लेते छोड़ देंगे। सर ये हमेशा 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है हमने आंसर एनवीटी का। कट जाएगा। स्टेटस की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो स्टीवन। सर एनवीटी फैक्टर हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें लेना है आंसर इसका। ये हमेशा। ओके सर। तो क्लास चल रही है और इनको कैसे माओ के मैसेजेस आना, माओ को मेरे से कोई दुश्मनी है। बात है नहीं, ये लिखे कि स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या अच्छी बात हो गई इसमें कोई अच्छी कि पढ़ाई के दौरान घर से फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे फोन आता भी है तो मैं काट देता हूँ। ना, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर होता तो कुछ मुश्किल होता क्या? हाँ समझ लग गई। एंड ऑफ द ईयर का मतलब है पहला कैश फ्लो कब आएगा, साल बाद, क्योंकि आज तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो साल बाद पहला कैश फ्लो आएगा ना एंड ऑफ द ईयर में। तो कितने साल तक आना है, 5 सालों तक। अगर यही साल होता, इधर देखो जल्दी करो, क्या? कंपनी कंपनी विल रिसीव $200 200 फॉर लाइफ टाइम for foreseeable future starting from end of the year at 10%। तो बच्चों पहले, सबसे पहले तो परपेचुटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.1, ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10 sir. 10 आ गया। परपेचुटी फैक्टर है गया 10 into 200, 2000 is your market value, 2000 is your present value। क्योंकि बच्चों एक बॉन्ड है उसने आपको 200 देना है हमेशा, जिंदगी भर 200 आना है। तो बच्चों जो खरीदना चाहेगा वो मुझे इसके लिए $2000 पे करेगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। अगर वो नहीं खरीदना चाहेगा या इतना मुझे पे नहीं करेगा तो मैं उसको ये सेल नहीं करूंगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? किसी को यहाँ तक कोई मसला हो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन लिखो। ये आप लोगों ने खुद करना है। बुद्धि पे अच्छे भी नहीं है। What is the present value of dollar 400 400 incurred each year
each year for 4 years rate का क्या है? starting in 1 year's time if discount rate is 5%. जल्दी से पैसे वैल्यू निकाल के दो। आप लोगों ने खुद पता लगाना है एनविटी है परपेचुटी है। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएं एनविटी है परपेचुटी है। एनविटी सर। गुड स्टीवन यू आर सो मास्टरमाइंड। इसमें कैसा मास्टरमाइंड है? बेटा अगर मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ ना तो तुम के बर्दाश्त नहीं होंगे। वो तो तुम तारीफ के काबिल नहीं हो। स्टार्टिंग अच्छा स्टार्टिंग इन 1 ईयर्स टाइम का क्या मतलब है कि ईयर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो चीज ईयर 1 से स्टार्ट होती है वहां पे कौन सी एनविटी लगती है? सिंपल। समझ लग गई? Yes. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल आपने कोई डिफिकल्ट पढ़ाई है नहीं पढ़ाई तो ठीक है, अगर यही सही है तो आप ये क्या करते हैं मेरे साथ? सर ये कैसी बात निकाल रहे हो सर? बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे राट पड़ते हैं शाहिर। 3.2446 3.546 मल्टीप्लाई जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। 400 सर जी 14184 आवाज ना है तुम्हारी। सर को बताया ना सर, यकीन नहीं करते सर, कहते हैं छापा लगाते हो, तो बता दे तो बोलने लग जाते हैं, इनकी समझ नहीं आती। मेरी समझ तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आएगी। आ भी नहीं सकती सर जी, मैं समझना चाहती हूँ। सर की शादी पे सर ने बुलाया सबको। क्या है 141.4? हाँ तुम्हारा सर जी ये गौर से देखना है। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों देखिए सर जी कहा सर जन्नत नहीं जा सकते। जन्नत खुद आएगी। चल ठीक। कहते हैं ना वो अजाब के लिए कुछ भेजते हैं ना जहन्नुम में चीज। कुछ नहीं आता हाँ इस्लाम के बारे में इसको इंफॉर्मेशन है नहीं ना कुछ और। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ पता है मुझे कितनी इंफॉर्मेशन है तुम्हें। सर जी है। है बहस किससे? तुम तो उसी से इंस्पायर लगते हो मैं मुझे, सर अहमद है ना? इंस्पायर्ड। तो उसी से लगते हो ना। वो तो मुझे इतना जहर लगता है ना। कौन है तारक मसूद। वो? क्यों? वैसे ही वो है जहर। मुझे कोई भी पसंद नहीं है इनमें से। ये आप लोगों को लगता है नॉलेज, तो आप लोग अब कहोगे वो जो छेले में बैठा है मिर्जा अली, उसके पास भी बहुत है। हाँ समझ लगी। नॉलेज वो नहीं होता कि मतलब छपी छपाई बातों को लिख देना। और याद रखना ये सूखे रुखे मौलवी जो है ना मुझे पसंद ही नहीं। वो कहते हैं मैं खुद पढ़ा हूँ, आप वैसे किसको मेरा मानते कोई हो? उस्ताद नहीं है, मैं किसी की जो सच है सही बता। क्या वो सारे हैं जैसे मतलब वो अजमल रजा कादरी है, फिर साकिब रजा मुस्तफाई है, फिर ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हो ना वो दिखाओ भी लोगों को ना। असल में ये लोग वो हैं नहीं। अब जैसे तारक जमील साहब है ना, अब वो चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, और अगर उनके पास पैसा था। उन्होंने MTJ बनाया, मौलाना तारक जमील ब्रांड, फिर ऊपर से 10-10 लाख लेके। हाँ आपको पता है फंड रेजिंग से इस्लामिक लाइब्रेरीज, फंड रेजिंग से इस्लामिक स्कूल, फंड रेजिंग से बहुत कुछ बन सकता था। ब्रांड्स तो पहले से ही इस मार्केट में बहुत ज्यादा थे, और ब्रांड्स के ऊपर अब जो कपड़े आएंगे तो क्या वो सारे इस्लामिक तर्ज अमल के कपड़े आएंगे? वो एक दिन गए थे वहां पे, इतने इतने कैप्स निकले हुए थे लड़कियों की शर्टों के ऊपर, वो जो कैप्स होते हैं। यहाँ तो अगर आपने बनाना नहीं है फंड रेजिंग से, अबाया का बहुत बड़ा स्टोर बन सकता था। या ऐसी जगह जब आपने उम्रे पे जाना होता है ना, तो काफी ज्यादा चीजें यहाँ से पाकिस्तान से अवेलेबल नहीं होती, मतलब आपको ढूंढनी पड़ती हैं। तो आप वहां से एक ऐसा स्टोर हो जहाँ से जाके ले लें। उसके बाद ना 10 लाख रुपया लिया ये जलाल हसन वालों के बच्चों की शादी थी, निकाह पढ़ाने का। 10 लाख किसने लिया? मौलाना तारिक जमील साहब ने। उन्होंने कहा कि मैंने 10 लाख 10 लाख
वो उसको क्या, उसका वहाँ मेरी कजन रहती हैं, उनके रिलेटिव में शादी थी, मौलाना तारक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया पैसों का बंडल लेके। कभी आप लोगों ने देखा किसी आम बंदे का जनाजा पढ़ाया हो? कलसूम नवाज का जनाजा ही पढ़ाया। तो ये अब लोग जो है ना, ये सेलिब्रिटीज बन चुके हुए हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही पहले से और ये दिखाते हैं हम लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं घरों में, हमारे ये सिस्टम है। इसके जो भाई हैं, जो डॉक्टर है ना, 5000 कंसल्टेशन फीस आज से 3 साढ़े 3 साल पहले थी। वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत कुंडी लगाते हैं। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के वहां का मसला क्या है, आप इन्हें चूरन बेचो, किसका, दीन का, बिक जाएगा। तो ये सब आपको सिर्फ चूरन बेचते हैं, असल में ये ऐसे कुछ भी नहीं है। और याद रखना, क्यामत करवे क्यामत सबसे पहले मुल्ला जो है ना, वो फसाद और फितना बर्पा करेंगे, और वही हो रहा है। इनके फिरके में है कि जब ये सामने पड़ी हो ना, तो दुआ नहीं करते ये लोग। मतलब जो आप लोगों में से कोई देवबंद होता हो, पता होगा कि अगर जनाजा सामने पड़ा है तो दुआ नहीं करते। मौलाना तारक जमील साहब देवबंदियों के है ना, वो जब कलसूम नवाज का जनाजा पढ़ाया तो दुआ भी फरमाई गई। क्यों, रूल क्यों तोड़ा भाई? आप लोगों ने अपने फिरके में रहो ना। जिस बंदे की फिरके जिस बंदे ज्यादा पड़ा जाता है, यही तो उस मसला बंदे है ना। उस बंदे का फिरका फॉलो करना पड़ता है। नहीं जिस बंदे का वो मौ- कोई लॉजिक नहीं नहीं, मौलवी फितना वो फॉलो कर ही नहीं सकते ना। मौलवी किस बात का हुआ कि मतलब अगर वो फितना फॉलो करे, एक बात को आप बार 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 कोट करते हो, उसमें बताते हो वीडियोस में कि हम लोग ऐसे करते हैं, इसकी कोई सन्नत मौजूद नहीं है ना? ठीक है, तो सन्नत फिर अब आप लोगों के लिए सन्नत कहाँ से आ गई? क्यों वहां नोटों के जरा थोड़े पैसे ज्यादा थे? अच्छा, जब जलाल से की शादी हुई, जो इस्लामाबाद शादी हुई, तो वहां पे लड़कियों ने कपड़े पता कैसे पहने होते हैं? ये दुल्हन भी इतनी नंगी थी। हाँ जी, आम था ना ये। और इस्लामाबाद मेरी कजन लोगों की सास जो है, वो भी इतने ब्लाउज पहनती है। कराची में भी क्या हाल होगा। हाँ, सास जो है, मैं कराची में रहूंगा, हर जगह हर जगह लोग हैं। समझ आ गई आप लोगों ये को? उसमें बहुत सारी तो अब ये सब पैसे, तो अब हमारी साइड में वैसे बिल्कुल नहीं है। एक, अब आप कहाँ लिखा गया, आप मौलवी भी हो, कुछ भी हो, आपको ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जहाँ 15-15 लाख का तो डीजे आया हुआ है, जहाँ जिसका आप निकाह पढ़ा रहे हैं वो भी नंगी, जो इर्द गिर्द वो खड़ी है वो भी नंगी। तौबा नंगी में ऐसा है आप क्या? इसे नंगी ही कह सकते हो क्या? तौबा में मतलब टोबा में ये ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन जब हमारी मतलब मेरी कजन की शादी हुई थी तो बारात आई थी 2010 में, है ना? तो तब लोगों ने देखा था, जो भी गाड़ी से निकल रही थी सब हाफ थी। हाँ, सब वो थी। हम तो बिल्कुल ही मतलब आपने तो गौर से देखा होगा। हम तो शौक रह रहे कि हमने इतनी फैमिली में रिश्ता कर लिया है कि मतलब इस तरीके के लोग। लेकिन लेकिन ये है कि अब याद रखना हमेशा ये बात, अपनी इंडिविजुअलिटी जो है ना, उसको बनाना पड़ता है। मेरी कजन लोग वहां गई, वो वैसे के वैसे ही हैं। मेरी कजन लोगों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। ये नहीं कि आप अपने शोहर के साथ जाके उसकी सही बातों को भी, मतलब जो सही बातें हैं वो मानो, जो आप अपनी पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा कि अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को क्रिएट कायम नहीं रख सकते। नहीं, जिस तरह अपना कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बोला था कि मतलब ना, उन्होंने 1000 साल पहले उन्होंने बोला था कि मतलब ना 3 किस्म की औरतें उनको नापसंद है, जिनमें उन्होंने जिक्र खुल के किया हुआ है कि जिनका जिस्म तो हर एक साथ वाजिया होगा, जिनका पहना ना पहने के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब इस तरह उन्होंने बोला हुआ है। अब इस्लाम में हम मुसलमान हैं, औरतें भी मुसलमान जिसम लड़कियां भी हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अपना क्या माइंड बनाया हुआ। बात करना तो इनका ना हर एक का भला क्या आ जाता है कि सोच सोच का फर्क है, मतलब फर्क कहते हैं, तो वो अपने माइंड में क्या सेट करते हैं कि मतलब उनको कोई दलाइल तो देते होंगे ना, जाहिर बात है। जिस तरह रेजिंग है, फंड रेजिंग से ऐसी ऐसी चीजें हम लोग बना सकते हैं कि आपकी सोच है। हमें एमटीजे की जरूरत नहीं थी, हमारे पास जे डॉट है, हमारे पास इतने ज्यादा ब्रांड्स हैं। एमटीजे को तो मैं कुछ समझ नहीं, 1400 का नाड़ा था, फिर हमने जब अच्छा ठोका, फिर नाड़ा जैसे फौरन 300 कुछ का कर दिया 1400 का नाड़ा, दीजिएगा। पहले दिन जिस दिन लॉन्च हुआ था ब्रांड। तो क्या लगा, गोल्ड प्लेटेड? नहीं, सिर्फ प्रिंटेड है सीधे। ब्रांड क्वेश्चन बच्चों, परपेचुटी का क्वेश्चन करो जरा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $3000? इनका for foreseeable future
received in 1 year's time 1 year time or and forever if interest rate is 10%. जल्दी से इसको सोल्व करो। yes sir 30,000 30,000 ऑनलाइन वालों जरा जल्दी से जवाब दो। So 30,000. शाबाश। बाकी बच्चे 30,000. 30K। Okay बच्चों, so this is the question that we have solved. first cross से सर के साथ में इस्लामिक बातें करते हैं, आगे अच्छी बातें भी सर कर सकते हैं, कौन? तो मेरा अच्छी बातें भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मेरे फादर, हम लोग कॉन्वेंट से तो जरूर पढ़े हैं, रोज रात को मतलब 7 बजे ठीक हो गया, हमारी मतलब क्लास हुआ करती थी जिसके अंदर हमारे यहाँ पास के मुफ्ती साहब थे, वो आते होते थे ठीक हो गया। और आज तक मुफ्ती साहब ने कभी भी फिरका वारियत को सपोर्ट नहीं किया, आज तक उन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बताई। लेकिन आप क्यों करते हैं? इवन के मेल्स के सारे मसले, फीमेल्स के सारे मसले वो बताते होते थे। आप भी तो सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग यंग हो रहे थे सब मसले उन्होंने हमें बताए हैं। हाँ, क्योंकि उनको ये टेंशन थी कि कॉन्वेंट में पढ़ के कहीं मतलब बिल्कुल ही मतलब दूर ना निकल जाए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 क्लास में था जब मैंने 2 दफा कुरान पाक कंप्लीट किया था। 2 क्लास में, 2 क्लास का बच्चा कितना होता है। और अभी भी ठीक हो गया, मेरी कुरान पाक पढ़ने की स्पीड, मैं देख के पढ़ता हूँ बेशक, लेकिन कुरान पाक पढ़ने की स्पीड बहुत तेज है। और अभी भी सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क, ये पांचों जो सूरतें हैं इनकी मतलब ये तो काफी ज्यादा याद भी है, मतलब पूरी याद ना भी होंगी, बीच में कहीं भूल जाता है, मैं कौन सा हाफिज हूँ, लेकिन फिर भी याद है। और जब 2 दफा पढ़ा, फिर मैं 4 क्लास में था, सारे का क्या मतलब? मैं 4 क्लास में था जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, तो मतलब इस तरीके से था। और भी करते हैं फिर का वारियत तो यस प्रैक्टिस करता है ना। ओके बच्चों, समझ तो रहे ना क्या पूछने जा रहा हूँ। सर आपने जवाब ही दिया, आप सपोर्ट क्यों करते हैं फिर का वारियत को? गलती हो गई है, छोड़ दो। बिल्कुल। इधर देखो, एनविटी इन एडवांस, ऊंची आवाज में, प्रीपेचुटी इन एडवांस ये नोट्स में है ना, लिखना है नोट्स में। बच्चों एनविटी इन एडवांस का क्या मतलब है और परपेचुटी इन एडवांस का क्या मतलब है, मतलब समझो बच्चों। एनविटी इन एडवांस बच्चों कई दफा कैश फ्लोज जो है ना ईयर 0 में आते हैं। कब आते हैं? उसके लिए वर्ड शुरू होता है नाउ, रिसीव्ड नाउ या पे नाउ, इमीडिएटली क्या, जो याद रखना, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ईयर 0 पे, हमें रिटर्न आते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो जो पहले साल का स्टार्ट होता है ना वो ईयर 1 नहीं होता, वो ईयर 0 होता है। पहले साल का एंड जो होता है वो ईयर 1 होता है। स्टार्ट ऑफ ईयर 1 समझ लग गई? आज अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो वो ईयर 0 है। तो अगर आज ही बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ये कौन से कैश फ्लोज हैं जहां पे हमें इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ती है। बच्चों जब हम इंस्टॉलमेंट पे चीजें लेते हैं, एक इंस्टॉलमेंट हमने 10 इंस्टॉलमेंट देनी है, कितनी देनी है? पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? इमीडिएटली, नाउ।
स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, तो ये यहाँ पर क्या लगेगी? एनुटी इन एडवांस। क्या लगेगी? ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, एनुटी इन एडवांस लिखो जरा। तो फॉर्मूला क्या है? कोई भी नहीं, मैं बताता हूँ ना, पहले मैं सवाल करवाऊंगा एक। कंपनी विल पे 8 annual payments of 500। कंपनी पे करेगी 8 एनुअल पेमेंट्स, कितने कितने की? 500 की। फर्स्ट पेमेंट मेड इमीडिएटली। क्या? फर्स्ट पेमेंट मेड immediately immediately at 7.5% का डिस्काउंट रेट। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहली पेमेंट इमीडिएटली आ रही है, तो पहले आप लोगों ने ये जितनी दफा आ रहा है वो लिख लेना है। 8 दफा 500, 500, 500, 500, 500, 500, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये 8 पेमेंट्स है, पहली पेमेंट कब आ रही है? ईयर 0 से। कितने से? ईयर 0। ये 7 साल हो गए। ये 7 साल हो गए बच्चों। इसका मतलब है कि जितनी पेमेंट्स हुई उससे 1 साल कम का आपने एन्युटी फैक्टर लेना है। जितनी पेमेंट्स हुई उससे 1 साल कम का क्या लेना है? एन्युटी फैक्टर। जल्दी से बच्चों मुझे एन्युटी फैक्टर निकाल के बताओ 7 साल का। जी 0.075 5.296 कितना? 5.296 यही आ रहा है। 5.297 हाँ 297 बच्चों किसी का ये आंसर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। एन्युटी फैक्टर निकालना था 7.5% पे 7 साल के लिए। बच्चों ये तो हो गया 7 साल का। सर व्हाट अबाउट ये जो हम लोग एक खा गए हैं? +1 कर देना। +1 करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 6.297। बच्चों +1 पता क्यों कर रहा है? क्योंकि ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है। ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर कितना होता है? 1। व्हाट इज द डिस्काउंट फैक्टर ऑफ ईयर 0? 1। तो बच्चों इसके अंदर हमने एक ऐड कर देना, तो ये हो गया 6.297। इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 से। 314.5 बस ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को? परपेचुटी में भी ऐसे ही है। इधर देखो जरा, what is the present value of $2,000 perpetuity? What is the value of What is the present value of 2000? $2,000 perpetuity? perpetuity भी लिखो, Actually, आगे which is due to commence which is due to commence immediately if interest plus rate is rate is 9%. 9.
तो बच्चों ये परपेचुटी है, पहले परपेचुटी फैक्टर निकाल लो, उसके अंदर 1 क्या कर दो, ऐड और मल्टीप्लाई करवा दो 2000 से। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। अच्छा इसमें भी 8 ईयर लेंगे ना, फिर उसके बाद 1 करेंगे ना वो ये तो फॉरएवर है, ये तो सॉरी forever है। 0.09 8 years 11.11 plus 1 is equal to 12.01 कर दो 242 हाँ जल्दी से बताओ बच्चों मुझे इसका क्या आंसर आ रहा है। plus 1 So 22,200. बच्चों ये आ रहा है 24,222 1/r। तो ये कितना था 1/r? 1 और आ रहा है 11.11 तो जो आंसर आया 11 प्लस 1 कर दो 12.111 इंटू 2000। सर ये 0.09 नहीं होगा? हाँ 0.09 है ना, लेकिन आंसर फिर भी वो लोग सही बता रहे हैं। ठीक है 0.0 नहीं लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर जी 3 हो गए हैं 1 बजे का भी है वो पक्का हाथ में रखो। 1 बजे का है वो समझ आ रही है आप लोगों को? 8 बजे गए हो यार छुट्टी जाना चाहिए बच्चों पढ़ना है। एनविटी इन एडवांस भी हो गई, सिंपल एनविटी भी हो गई। अब बात है डिलेड एनविटी पे, क्योंकि जो अगला चैप्टर है उसके अंदर डिलेड एनविटी ने काफी ज्यादा इस्तेमाल होना है। शौक नहीं है ओके तुम तो जैसे ये तो ऐसे देख रहे हैं हाफिज जैसे तुम्हें समझ ही लगी है उसने क्या कहा। मुझे देखो अच्छी बात है अल्लाह को कायम दायम रखे अपने फैसले में आमीन आपको हिम्मत अदा करे और तुम भी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह और डिलेड परपेचुटी परफेक्ट बच्चों डिलेड एन्युटी का मतलब है जब ना तो पहले साल कैश फ्लो आता है नहीं आ रही ना ही इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर। जब पहला कैश फ्लो कभी 1 साल के बाद आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिलेड। आफ्टर 1 year or 2 years. कल मैंने आपको बच्चों कम्युलेटिव और एक्स मार्केट वैल्यू सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी? अब गौर से सुनना जरा। कल मैंने आपको सिखाई थी कम्युलेटिव और एक्स मार्केट वैल्यू। कौन सी मार्केट वैल्यू? मैंने आपको बताया था अगर साल के एंड पे डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी को खरीदने का तो मार्केट वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। तो जो हमेशा सिंपल में मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी या एडवांस में? फिर एडवांस में। एडवांस में, क्योंकि उसमें कैश फ्लो भी तो ज्यादा होता है। कैसे? सिंपल में कैश फ्लो साल के बाद आता है और एडवांस में कैश फ्लो उसी टाइम भी आता है। तो मैं जो ऐड और लेस करने का कह रहा था वो एन्युटी और वो मैं परपेचुटी इन एडवांस ही सिखा रहा था कि आपको एक्स मार्केट वैल्यू चाहिए और एक्स मार्केट वैल्यू क्या होती है, कम्युलेटिव क्या होती है, पूरा साल बिजनेस स्कैन वालों ने चलाया, साल के एंड पे स्कैन को हम खरीद रहे हैं, तो पूरा साल का जो प्रॉफिट है उस पर किसका राइट है, मेरा या स्कैन का? स्कैन का। तो मुझे जो मार्केट वैल्यू निकली है उसके अंदर जो उस साल का है, जैसे हमने 1 ऐड किया है उस साल का जो रेवेन्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही था ना? डिलेड सबसे कम होती है। क्यों? डिलेड ऐसे बिजनेसेस में आती है जिनको आप खरीदते हो तो 1-2 साल आपको कोई कैश फ्लो नहीं आता। और असल में ऐसा होता है जब नया बिजनेस होता है, नया स्टार्टअप होता है, तो शुरू में नहीं आपको भर भर के कैश फ्लो आना शुरू हो जाते हैं,
पहले साल 2 साल आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बिजनेसेस की मार्केट वैल्यू बाकी से क्या होती है, थोड़ी कम। क्यों कम? क्योंकि 2 साल आपको तो कुछ आ ही नहीं रहा। जब 2 साल कुछ आ नहीं रहा तो उसके लिए आप पे भी नहीं करेंगे, उसके लिए आप पे भी नहीं करेंगे। कर लोगे आप लोग? मैं सिखाता हूँ, उसके बाद एक सवाल आप लोगों ने करके छुट्टी कर लेनी है। ये बिल्कुल ही गलत अलग है कॉन्सेप्ट ना। एग्जैक्टली ये देखो बच्चों, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $200? मैं आपको सिखाऊंगा, पहले तो देखो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $200 आगे। each year for 5 years, each year for 4 years, 4 years, 4 years, starting in 3 years time, starting ये भी आसान लग रहा है। डिस्काउंट रेट है if discount rate is 5%, if discount rate is सर असल में ना 10 मिनट पढ़ाते हैं, 45 मिनट बातें, फिर 5 मिनट पढ़ा देते हैं। आगे कर दिया नहीं यार, 2 लेक्चर में वो आगे करने के चक्कर में ना वो कभी कभी पढ़ा भी जाते हैं, बातों के बीच में पढ़ा के फिर बातें, तो वो फिर बच्चों याद रखना, मुझे बातें करना बहुत अच्छा नहीं लगता। तो शादी करे ना, उनसे बातें करना, भाभी से हमारे से नहीं करते हैं, अभी बात करने देंगी। What is the present value of $200 each year for 4 years starting in 3 years time? बच्चों अब साल के स्टार्ट में भी नहीं आ रहा और 1 साल बाद भी नहीं आ रहा। ये कब आ रहा है? ये तीसरे साल आएगा। इधर देखो जरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसका मतलब है 200 200 200 200 कितने? 4 सालों का क्या लो? एन्युटी फैक्टर लो, बाद में बताता हूँ क्या करना है। 200 इसको मल्टीप्लाई करो, जितने कैश फ्लोज हैं, 4 साल है तो 4 साल का एन्युटी फैक्टर लो। सब सिर्फ बच्चे मुझे एन्युटी फैक्टर बताएंगे और कुछ भी नहीं। जी 4 साल का, तुम भी ले लो कुछ 4 साल का। 3.546 3.546 3.546 मल्टीप्लाई करें हम्म। 709 अभी नहीं। ओके बच्चों, बच्चों ये तो मार्केट वैल्यू आ गई बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं, है ना। मैंने तो कहा था कि पहले 2 सालों में तो हमें कुछ आया ही नहीं, तो हमें तो मार्केट वैल्यू कम आनी चाहिए थी। तो बच्चों इसको दूसरे साल के 1 साल पीछे, जिस साल से स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पीछे वाले के डिस्काउंट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? और डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 + r⁻n। ये होता है किसका फॉर्मूला? डिस्काउंट फैक्टर का। तो आपने डिस्काउंट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है पीछे जी। 1 साल का पीछे, जिस साल स्टार्ट हो रहा है उससे 1 साल पीछे। -0.95 खाओ जी। 0.952 1 + 0.907 9 ये क्या था? क्या तो किसी के माइनस 1 + 0.1 1 प्लस 0.05 हाँ बच्चे ये देखो, टू पावर माइनस 1 + 0.05
रेज टू पावर -2 दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर लेना है ना। -2 तो बच्चों अब जरा करो कितना आंसर आता है 200 इंटू 3.546 इंटू 0.907 तो ये आ गया 643 200 को मल्टीप्लाई कर देना तीनों का। ऑनलाइन वालों आपको समझ आया है? ऑनलाइन वालों क्या आ गया आंसर 643 ये सारा आ गया स्टीवन सिंपल एनविटी में ये था कि जितने आवाज रहा है सिंपल एनविटी में ये था जितने साल है उतने सालों का एनविटी फैक्टर लो इनटू अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. डिलेड में ये था कि एक साल कम अगर 8 पेमेंट्स आ रही हैं या 8 दफा आपने पे करना है तो 7 सालों का क्या लो एनविटी फैक्टर और उसके अंदर 1 क्या कर दो ऐड और फिर उसको वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। यहाँ जितनी पेमेंट्स है उतने का एनविटी फैक्टर लो और पहली पेमेंट जिस साल में आ रही है उससे पिछले साल का डिस्काउंट फैक्टर लो और डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला यह होता है ये मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एफएमएम में पढ़ाया भी हुआ है। ईयर 4 में आ रही थी पहली पेमेंट और ईयर 3 का मतलब -3 कर सकते। तो ये तो यहां तक वैसे ही हो गया इसको मल्टीप्लाई करना है पिछले साल के डिस्काउंट फैक्टर से पिछले साल के किससे डिस्काउंट फैक्टर से। नो नो वो बच्चे वो क्या कहते हैं क्वेश्चन क्लास में रहता है। हाँ नो एक मिनट बस एक क्वेश्चन लास्ट इधर देखो बच्चों कंपनी विल रिसीव $100 वैसे $100 जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें थिंकपैड चाहिए होगा। एवरी ईयर कंपनी विल रिसीव $100 every year from 6 onwards every year आगे और 6 हाँ from 6 onward Okay. 10%। ये हो जाएगा बच्चों ये खुद करने की कोशिश करो। छः सौ बीस 620.9 हाँ 621 चलो छोटी कर लो तुम सर अब कल अगर जो होना है फिर पहले कर दिया लास्ट 2 सर जी 10-11 बजे मैसेज करके बता रहे हैं। हाँ 2:30 बजे कल फिजिकल होगी 2:30 बजे 2:30 बजे क्यों 1 बजे कल जुम्मा है हाँ तो कल फिर ऑनलाइन में लूंगा ना मैं कहाँ पे 2:30 बजे तक मैं क्या हाँ वैसे ये भी है 11 से फिर बता देगा ओके बाय। सर जी थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों आप लोग बताओ जल्दी से ये कैसे करना है? वही करना है बच्चों पहला कैश फ्लो 6वें साल आ रहा है पहले तो 100 को मल्टीप्लाई करो एनविटी फैक्टर से एनविटी फैक्टर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0. सॉरी परपेचुइटी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये आ गया 10 और बच्चों पहला कैश फ्लो जब 6वें साल आ रहा है तो 6 से पिछला साल कौन सा है 5वां तो 5वें साल का क्या लो डिस्काउंट फैक्टर लो ये होता है डिस्काउंट फैक्टर 1 प्लस 0.1 -5 0.621 आ गया 100 into 10 into 0.62
1, तो ये आंसर आ गया $621। ये लड़की लगता है जितने लंबे से बाहर रखा है कहीं क्या करता है तेल लगाता है। ये स्पेशल मैंने तेल क्या? मंगवाया है हाँ, सच्ची में बनवाया है, सर को 7 लेके 8 जाना तेल था। डलवा के ना मामा से तेल स्पेशल इसके ऊपर क्या क्या डालना है? कलवंजी का तेल है, तारे तिल का मेरे का तेल भी है। है। खाने का जन्नत में साथ लेके चलते हाँ जी। मैं फॉलो कुछ नहीं करता, बस साथ ही लेके चलता है। आज का मुसलमान है ना, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कल वाली भी की सेंड है आज मैं कर दूंगा थोड़ा सा। पीडीएफ सेंड कर दी कि करे लेक्चर चाहे ना किया करे। हाँ जी, हम्म, टाइम निकाल के हैजिंग हो जाएगी करवा दे। तो बेटा लेक्चर पढ़े हुए हैं सर ने भी सर तो जी उसी आपने तरह मेरे से करवाना है क्या बात की थी आपने? कोई बात नहीं है। हाँ करवाए। ओके बच्चों, अब छुट्टी। मैं बहुत क्वेश्चन टाइम आप लोगों को सेंड करूंगा, उसके थ्रू आप लोगों ने सिंपल, डिलेड और एडवांस ना भाई, एनविटी, आप पीछे कर लो। सिंपल, डिलेड और एडवांस परपेचुटी, दोनों दोनों जो है ना वो करके लेके आने हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों को अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। वो एनविटी और परपेचुटी की प्रैक्टिस है। ओके, और मैं ये रिकॉर्डिंग में अभी सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। हाँ करवाया।